Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today February 16 I will discuss these topics from current affairs. आज APCCC का रिजल्ट आया और नहीं भी आया, ये दोनों चीजें भी हुई, बट इन सब से परे, इन सारी चीजों से परे एक चीज हमेशा रहेगी कि आपको अपना काम सतत रूप से कंटिन्यू रखना है हमेशा। आज जब रिजल्ट आया, पहली बार जब रिजल्ट आया, फिर उसको एपीएससी उसको लेकर उसमें कुछ चेंजेस या अपडेट करने वाला है, तो देखते हैं क्या अपडेट आएगा उसके लेकर। तो जब पहली बार रिजल्ट आया तो कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जिनकी खुशी देखकर मन बड़ा खुश हुआ, पर कुछ नाम उसमें ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनसे हमें भी काफी उम्मीद थी, भरोसा था, भरोसा अब भी है, उम्मीद भी है कि आगे होगा, पर नहीं हुआ, तो उसके लिए नाखुशी भी थी। नाखुशी ना कहें, अफसोस था, उदासी थी। और देखो, जितने खुश रिजल्ट होने के बाद तुम हुए या होते हो, और जितने उदास होते हो जब सिलेक्शन नहीं होता है, तो कुछ वैसा ही हमारे साथ भी होता है। तुमसे कहीं ज्यादा उदासी हमें होती है, बट अगेन हम इंसान कर क्या सकते हैं कि कल सुबह फिर से एक नया सूरज निकलेगा, और उस सूरज के साथ हमें अपने काम को फिर से शुरुआत करना है। ठीक है, इंटरव्यू दिया आपने, नहीं सिलेक्शन हो पाया। आप में से कई ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूं जिनका प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ था। इस बार कई ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिनको मैंने देखा है कि कभी वो प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाए थे, आज अच्छे रैंक से अपना एग्जाम क्लियर किया। तो आज यहाँ तक इस वजह से पहुंचे क्योंकि किसी रात थोड़ी सी नाकामयाबी हाथ में लगी, पर अगली सुबह सूरज के निकलने के साथ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। आपको भी यही करना है, फिर देखिएगा कि हर मंजिल आपको एक ना एक रोज जरूर मिल जाएगी। ओके, लेट्स डिस्कस द एजेंडा फॉर टुडे। आज प्री सिक्योर में हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती, इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, और साथ ही साथ इनके जो वर्क्स थे, वो वर्क इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। वो आज हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वुड बी पीएम सूरज पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल हमें ये समझना है, especially looking towards upcoming UPSC and APSC and other state PCS prelims examinations, की ऐसे गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो हम देखेंगे आज। नेक्स्ट होगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से, हम इस बार फिर से क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। द फोर्थ टॉपिक वुड बी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। सबसे पहले तो हम समझेंगे नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड क्या है, और इसमें ये मेडिसिनल प्लांट्स किसको कहते हैं, ये दो चीजें हमें समझना है इस टॉपिक से। देन वी विल स्टडी कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक को लेकर हम अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं, बट आज हम यहाँ देखेंगे कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक्स के बारे में, क्योंकि जो अर्थ का ऊपर वाला पार्ट होता है, जो क्रस्ट वाला पार्ट है, वहां पे अर्थक्वेक आना इज अ नॉर्मल थिंग। मेंटल वाले पार्ट में यूजुअली अर्थक्वेक्स के फेनोमेनन बड़े रेयरली देखते हैं, बट यहाँ पर भी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है। सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, और फिर आपके लिए होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए, अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज को लेकर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिलीजेस स्पेशल रुपीज 150 कॉइन ऑन आर्य समाज 150th फाउंडेशन ईयर एंड 200 रुपीज कॉइन ऑन महर्षि दयानंद सरस्वती 200th जयंती। इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कॉइन्स इशू किए हैं। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या, महर्षि दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876। बिल्कुल सही बात है। जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि कांग्रेस ने 1906 में 1906 में कलकत्ता के सेशन में अपना गोल स्वराज डिक्लेयर किया था, पर उससे कई साल पहले 1876 में ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वराज के बारे में बात कही थी कि स्वराज इंडियंस के लिए है, या इंडिया फॉर इंडियंस, यही स्वराज का मीनिंग उन्होंने पहले समझाया था। आगे जाके कांग्रेस और बाकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर्स इसे यूज करेंगे अलग अलग इंटरवल्स पे। करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, like the ब्रह्मो समाज which prioritized human region, the आर्य समाज held the Vedas to be infallible and the ultimate truth। कहने की बात यहाँ पर क्या है कि ब्रह्म समाज ने ह्यूमन रीजन को, लॉजिक को, रीजनिंग को प्रायोरिटाइज किया। इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न फिलोसफी की झलक भी दिखती थी, पर आर्य समाज ने क्या बोला कि वेद जो हैं वो इनफॉलिबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, अल्टीमेट ट्रूथ है, जो कभी गलत नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ पर भी रीजनिंग ही है, पर वो रीजनिंग कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, वेद के हेल्प से। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, द आर्य समाज एक्सेप्टेड द वर्ण सिस्टम बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन बर्थ टू इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी। एक्चुअली में सबसे पहली बात, वर्ण सिस्टम ना बर्थ पर बेस्ड होता ही नहीं है।
वर्ण सिस्टम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रोफेशन, स्किल्स, कि आपके अंदर जो स्किल्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण डिसाइड होगा। बर्थ के बेसिस पर जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम होता है, और वेदों में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया। वेद ज्ञान का स्रोत है, ऐसी बातें नहीं लिखी जा सकती हैं। थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, द शुद्धि मूवमेंट वॉज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द ब्रह्म समाज। ना भैया ना, इट वॉज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द आर्य समाज टू ब्रिंग पीपल बैक टू द हिंदू फोल्ड। जिन लोगों ने कभी किसी राजा के दबाव की वजह से या किसी और रीजन की वजह से अपने हिंदुइज्म या सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाया था, उन्हें वापस से हिंदू फोल्ड में लाने के लिए आर्य समाज ने क्या स्टार्ट किया था, सिद्धू शुद्धि मूवमेंट। तो ये फोर्थ यहाँ पर रॉन्ग हुआ क्योंकि यहाँ ब्रह्म समाज लिखा हुआ था। हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली 2 आर करेक्ट। क्या आंसर होगा? डी। केयरफुली ऑप्शन चूज करना है। अब हम बाकी इनके बर्थ की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 फरवरी 12 को होता है, और इन्होंने बाद में आगे जाकर आर्य समाज नाम के इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जो कि वैदिक आइडियाज से बेस्ड थे। इन्होंने स्वराज स्वदेशी सेल्फ रिलायंस के बारे में भारत को तब बताया जब कांग्रेस में भी इसकी चर्चा नहीं हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि 1876 में फॉर द फर्स्ट टाइम ही गेव द कॉल इंडिया फॉर इंडियंस, कि इंडिया इंडियंस के लिए है, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं है। दैट वाज द स्वराज फॉर हिम, जिसको आगे जाके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने और कांग्रेस के बाकी लीडर्स ने पॉपुलराइज किया। इनके फेमस वर्क की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश नाम का इनका फेमस वर्क है, जो कि वैदिक आइडियाज पर बेस्ड था। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनके 200th बर्थ एनिवर्सरी 200 रुपए के क्वाइन, और जो आर्य समाज इन्होंने स्टेब्लिश किया था उसके 150th एनिवर्सरी पे 150 रुपीज के क्वाइन भी इशू किए हैं। बाकी हम ब्रह्म समाज और आर्य समाज को अगर कंपेयर करें तो राजा राम मोहन रॉय, इनका स्थापित किया हुआ समाज है ब्रह्म समाज, जो कि वेस्टर्न आइडिया से थोड़ा इन्फ्लुएंस था। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ओनली वेस्टर्न आइडियाज, इसमें वेस्टर्न के साथ साथ ईस्टर्न फिलोसफी भी थी, बट मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न आइडिया। दूसरी तरफ आर्य समाज जो था वो रिवाइवलिस्ट टाइप का सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, जो कि वैदिक आइडियाज को, वैदिक टीचिंग्स को वापस से रीएस्टेब्लिश करने की बात कर रहा था। दोनों आर्य समाज एंड ब्रह्म समाज ने आइडल वर्शिप को अपोज किया। आर्य समाज एंड ब्रह्म समाज दोनों कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। हालांकि जब हम बात करेंगे रिकन्वर्जन की, या फिर जो हिंदूज कभी इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे उसको अपनाया था, इसको लेकर ब्रह्म समाज में कोई भी बात नहीं कही गई। वहीं दूसरी तरफ आर्य समाज में शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये चीज को, इस चीज को कई जगह पर क्रिटिसाइज भी किया गया कि आगे जाकर शुद्धि मूवमेंट के वजह से आर्य समाजिस्ट और बाकी ग्रुप्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पीएम स्वराज और पीएम सूरज, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल। एक अपडेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या बोल रही है लोकसभा में, दैट 1.39 लाख एंटरप्रेन्योर्स गॉट लोन्स थ्रू पीएम सूरज पोर्टल इन 2025 फिस्कल ईयर। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि लोन किसे दिया जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर। बाकी वैसे पीएम स्वराज का नाम क्या है? सामाजिक उत्थान। तो जब भी सामाजिक उत्थान की बात हो ना, तो आप ऐसा ध्यान में रखिएगा कि सामाजिक उत्थान डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए मेनली प्रायोरिटाइज्ड होता है। ये डिसएडवांटेज सेक्शन समाज में हो सकते हैं शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी, सफाई कर्मचारी, है ना, ट्रांसजेंडर्स, विमेन। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जनरल कैटेगरी से कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, पर फिर भी जब सोशल जस्टिस की बात आती है और सरकार ने जिस तरह से प्लानिंग किया गया है, तो मेनली इन सेक्शन से लोगों को प्रेफर दिया जाता है। चलिए अब पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रूव क्रेडिट सपोर्ट टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस इंक्लूडिंग द एससीज, द ओबीसीज एंड द सफाई कर्मचारी। यस, इट इज करेक्ट। इन कम्युनिटी के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए सहयोग देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम स्वराज नाम की स्कीम लॉन्च की गई। द पोर्टल प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन अप टू 50 लाख, नहीं, अप टू 15 लाख। 50 लाख एक काफी बड़ा अमाउंट है। देखिए 50 लाख को अगर टारगेट करके दिया जाने लग गया लोन ना, तो सरकार के ऊपर काफी बड़ा फिस्कल बर्डन पड़ सकता है। इसलिए 15 लाख इज द लिमिट, नॉट द 50 लाख। 15 लाख दिए जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 1 ओनली। चलिए अब हम बाकी डिटेल्स की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2024 में लॉन्च किया था, जिनका मेन पर्पस था कंसेशनल क्रेडिट सपोर्ट देना डिसएडवांटेज सेक्शंस, जो कि एससी, राइट, ओबीसीज, सैनिटेशन वर्कर्स, डी नोटिफाइड ट्राइब्स वगैरह हमारे सोसाइटी से मिलेंगे। इनको ये सपोर्ट दिया जाएगा पीएम स्वराज के अकॉर्डिंग। मेन इसमें आइडिया रहेगा स्टार्टअप के लिए इन्हें सपोर्ट देना, 15 लाख रुपए तक का लो इंटरेस्ट लोन देना। मतलब जो इंटरेस्ट लिया जाएगा लोन पर वो बहुत ही कम होगा, इवन सब्सिडी के रूप में वापस लौटाया भी जा सकता है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा जिससे कि धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैंक्स की, एंड वन स्टॉप ट्रैकिंग के लिए पीएम स्वराज पोर्टल पे ट्रैकिंग हो सकेगी। दैट वाज द आइडिया ऑफ पीएम स्वराज। अब सरकार ने अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट लोकसभा में क्या रखा कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 1.39 लाख मतलब 1.40 लाख लगभग एंटरप्रेन्योर को इन डिसएडवांटेज सेक्शन से अपने ग्रास रूट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज को फुलफिल करने के लिए लोन दिया गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया गया है। सो दिस स्कीम इज क्रिएटिंग अ गुड इम्पैक्ट इफ वी लुक टुवर्ड्स द सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शंस इन सोसाइटी, राइट? The next topic is about PLFS Periodic Labor Force Survey. Periodic Labor Force Survey की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोल रहा है that the unemployment rate eases to 4.8% during October December. ये वैसे एक तरह से encouraging बात है, लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न भी है, इन कंसर्न को हम देखेंगे। पहले encouraging फिगर है कि 4.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा, लेकिन कंसर्न क्या है उस पर मैं आऊंगा। चलिए, पहला स्टेटमेंट PLFS को लेकर और इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, ये चीज ध्यान रखें। इट इज रिलीज्ड बाय द लेबर ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट। यही गलत हो गया है ना। जब भी ऐसे रिपोर्ट की बात आती है, किसी भी सर्वे की बात आती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको रिलीज कौन कर रहा है। तो दिस इज नॉट रिलीज्ड बाय द लेबर ब्यूरो, एक्चुअली इट इज रिलीज्ड बाय द दैट ऑफिस, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इसको रिलीज करने का काम करती है, नॉट लेबर ब्यूरो, है ना। जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Second, the quarterly bulletin of PLFS provides employment and unemployment data exclusive for rural areas on the current weekly status. एक्चुअली में जो क्वार्टरली बुलेटिन है, और ये सारी चीजें मैंने आगे यहाँ नोट्स में भी समझा रखी हैं कि जो क्वार्टरली बुलेटिन है या बाकी जो इसके रिपोर्ट हैं, वो मेनली अर्बन रीजन्स के लिए इशू किए जाते हैं, रूरल रीजन के लिए नहीं। और देखो, ये बात ऐसे भी समझने के लिए है कि सरकार का मेन फोकस अनएम्प्लॉयमेंसी को लेकर ना अर्बन रीजन में जाता रहता है, क्योंकि रूरल रीजन में लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते ही हैं। सो दैट्स वाई जो ये क्वार्टरली बुलेटिन आता है, ये अर्बन रीजन को फोकस करते हुए है, नॉट फॉर रूरल रीजन। थर्ड, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। ये सही बात है, ये आपको याद रखना है कि जो लेबर फोर्स होता है, लेबर फोर्स में जितने लोग अनएम्प्लॉयड है, जो परसेंटेज है अनएम्प्लॉयड लोगों का, उसी को हम क्या बुलाते हैं, अनएम्प्लॉयड रेट। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हुआ। फोर्थ, इन द यूजुअल स्टेटस अप्रोच द एक्टिविटी स्टेटस ऑफ ए पर्सन is determined based on the reference period of the last say 65 days preceding the date of the survey. एक यूजुअल स्टेटस अप्रोच अडॉप्ट किया जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पिछले 365 दिन में उसने कितना काम किया, कहां पर वो किसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व था या नहीं था, इसी चीज को निकाला जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी। तो 3-4 हमारे लिए करेक्ट हो गए, इनकरेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा, 2 इनकरेक्ट, करेक्ट भी ढूंढना होता तो भी यही चूज करते। ठीक है, बाकी हम इसकी बात करें तो जैसा मैंने बताया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसको लॉन्च करने का काम करता है सिंस 2017। मेनली 2 टाइप के रिपोर्ट यहाँ पर होते हैं, एक होता है क्वार्टरली बुलेटिन जिसमें अर्बन एरिया पे फोकस होता है। हालांकि इस बार जो रिपोर्ट डाला गया है, इस क्वार्टरली बुलेटिन में रूरल डाटा को भी इंक्लूड किया गया है। Usually the quarter bulletin has urban areas in focus, but sometimes they include the rural data as well. तो ये ना एक स्पेशलाइजेशन हो गया, एक यूनिक फीचर हो गया। बाकी एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो इट गिव्स डाटा फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो एनुअल रिपोर्ट आएगा उसमें रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। क्वार्टरली में अर्बन मेनली और एनुअल रिपोर्ट में रूरल एंड अर्बन दोनों। की इंडिकेटर क्या होगा, एज पर दिस सर्वे वी डिसाइड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम किसी भी पॉपुलेशन में डिसाइड करते हैं, मतलब वर्किंग पर्सन एंड पीपल दोज हु आर वर्किंग, इनको ही हम बोलेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, राइट। दे आर द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। जैसे तुम में से कुछ एस्पिरेंट अभी वर्क कर रहे होंगे और बाकी एस्पिरेंट वर्क ढूंढ रहे हैं, तो आप किसका हिस्सा होगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। ध्यान रहेगा ऐसे। वर्कर पॉपुलेशन रेशो की बात करें तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, इसको हम वर्कर बोलेंगे, एंड परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, इनको हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसी तरह से एक्टिविटी स्टेटस की बात करें तो यूजुअल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है 365 डेज के वर्क पर, और करंट वीकली स्टेटस ऑब्वियसली कितने दिन पर डिसाइड किया जाता है, लास्ट 7 डेज पर। यूजुअल स्टेटस लास्ट 365 डेज मतलब 1 ईयर, और करंट वीकली स्टेटस लास्ट 7 डेज पर। हम रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो रिसेंट रिपोर्ट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को
डिक्लाइन करता हुआ दिखा रहा है कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी डिक्लाइन हुआ है, राइट। इट इज डिक्लाइन टू 6.7%। रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये 4.0% डिक्लाइन हुआ है, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड की बात करें तो रूरल में 63.2% इंक्रीज हुआ है और अर्बन में भी 39.7% इंक्रीज हुआ है। अब इस चीज को ना दो तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंसी का ट्रेंड रूरल एरिया में इंक्रीज हुआ, दिस कैन ऑल्सो शो दैट पीपल इटसेल्फ दे आर इन्वॉल्विंग इन स्मॉल काइंड ऑफ वर्क, जैसे खुद ही सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। अब चाय बेचने का काम कर रहे हैं अर्बन या रूरल रीजन में, तो आप इसको एम्प्लॉयड तो बुलाओगे, बट डू यू थिंक कि चाय बेचकर कोई इंसान खुश है कि वो चाय बेचकर ही अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने आप को खुश देखना चाहता है? सो दिस इज रियली अ कंसर्न कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, क्या ये सही मायने में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के लिए जरूरी है, या फिर सरकार एक लूप होल निकाल रही है बचने का कि देखो एम्प्लॉयमेंसी खुद ब खुद बढ़ रही है तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज का? यही मैं बोल रहा था, वो कंसर्न है जो हमें ध्यान रखना है, राइट। इट इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स इनफॉर्मल और सब्सिस्टेंस वर्क, कि हाई क्वालिटी वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। अब हम सुनते हैं ना कि ग्रेजुएट चाय वाला, तो एक लड़का या एक लड़की ने ग्रेजुएशन किया कि उसे अच्छी नौकरी मिले, उसको अपना भी बिजनेस शुरू करना है तो अच्छा बिजनेस, वो चाय खोल के भले पैसे कमा रहा है, बट एक्चुअली में दैट इज अ शिफ्ट कि वो हाई क्वालिटी वेज एम्प्लॉयमेंट पे ना नहीं गया। सो दिस शुड बी अ कंसर्न। ओके, the next topic is about medicinal plants sector। medicinal plant sector की बात करेंगे। here you can see the union minister is inaugurating चिंतन शिविर। चिंतन शिविर की मतलब यहाँ पर लोग डिस्कशन करेंगे on 25 years of national medicinal plants board formation। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के 25 साल कंप्लीट हुए हैं, उसी को लेकर पहला स्टेटमेंट क्या है, द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और ये देखो सही बात है, बात वैसे नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स की हो रही है, बट ना तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है, एक्चुअली में किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। विद द मैंडेट टू कोऑर्डिनेट मैटर्स रिलेटिंग टू द कंजर्वेशन, कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। एकदम सही बात है, मेडिसिनल प्लांट्स के कंजर्वेशन, कल्टीवेशन और उनके ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए उससे रिलेटेड मैंडेट किसके पास है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के पास। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, द CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये दोनों ने मिलकर हैज डेवलप्ड अ न्यू वेराइटी ऑफ एनाक्यूलस पायराथेरम, जिसको हम अकारकरा बोलते हैं, टू इनहेंस फार्मर्स इनकम फ्रॉम मार्जिनल लैंड्स। अगेन दिस इज करेक्ट। ये एक सिंपल सा फैक्ट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, मैं एक बार स्लाइड क्लियर कर देता हूँ, फिर से पढ़ो। ये दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर, CSIR एंड CIMAP ने मिलकर एक नई वेराइटी डेवलप की है। ये नई वेराइटी फार्मर्स के इनकम को मार्जिनल लैंड्स में भी, मतलब वैसा लैंड जहाँ पे प्रोडक्टिविटी स्लो है वहां पर भी फार्मर्स के इनकम को इनहेंस करेगी। अकारकरा की वेराइटी जिसका साइंटिफिक नेम है अनाइक्लस पायरेथ्रम। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट कहीं से भी तुम्हें फर्स्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड दिख रहा था क्या? नहीं है बिल्कुल। तो हम क्या ढूंढेंगे कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, जो कि हमें कहाँ दिखा, बी में दिखा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। सो द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड 25 इयर्स इसके कंप्लीट हुए, मतलब 2000 में स्टेब्लिश हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत नहीं। इसका मेन काम है मेडिसिनल प्लांट्स से रिलेटेड कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, इन सारी चीजों को प्रमोट करना। अब हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात पहले समझ लें। तो देखो मेडिसिनल प्लांट्स वो होते हैं ना जिनके अंदर कुछ मेडिसिनल थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है, जैसे तुलसी, जिसको खाने से आपके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कंट्रोल हो जाएंगे। अश्वगंधा, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आंवला, गिलोय, शतावरी और ऐसे कई हर्ब जो हमारे भारत के इंडिजीनियस मेडिसिनल प्रैक्टिसेस में प्रैक्टिस किए जाते थे, इस वजह से ये आयुष का पार्ट है। आयुष बोले तो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको मॉनिटर करने का काम करती है। तो ये सारे प्लांट्स हमारे कौन से प्लांट्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स, राइट। सो मेडिसिनल प्लांट्स के हम की इनिशिएटिव्स भी जरा देख लें। ई चरक नाम का एक की इनिशिएटिव है जो कि ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप की बात करता है मेडिसिनल प्लांट्स के ट्रेड के लिए। साथ ही साथ दूसरा की इनिशिएटिव है वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर मेडिसिनल प्लांट्स, VCSMP। न्यू प्लांट वैरायटी की बात करें तो अकारकरा नाम का एक न्यू प्लांट वैरायटी डेवलप किया गया है जो कि हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट्स है, राइट। इसका यूज फार्मर्स के इनकम को भी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ डेंटल या थ्रोट इशू के लिए भी किया जाता है। मतलब अगर आपको कोई डेंटल या थ्रोट इशू है तो डॉक्टर की सलाह से आप इस प्लांट को भी यूज कर सकते हैं, और फार्मर्स के इनकम को भी ये प्लांट बढ़ाएगा क्योंकि इस प्लांट की वैल्यू मार्केट में खूब रहेगी। ओके,
Now come to the last but not the least topic, the continental mantle earthquakes. Now the scientists, as per the article of Down to Earth, the scientists map rare earthquakes deep within Earth's mantle for the first time. यूजुअली जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अर्थक्वेक यूजुअली क्रस्ट में ऑब्जर्व किया जाता था, पर अब मेंटल में भी अर्थक्वेक के फेनोमेनल यहाँ क्रस्ट के नीचे मेंटल में जहां पर भी अर्थक्वेक के फेनोमेनल ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, दैट्स रियली स्ट्रेंज। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हम पहला स्टेटमेंट क्या, अनलाइक डीप अर्थक्वेक्स इन सबडक्शन जोन्स, जिसको हम वडाटी बेनियोफ जोन भी बुलाते हैं, सिंपल सी बात है, वडाटी बेनियोफ नाम के रिसर्चर्स के नाम पर जो सबडक्शन जोन होता है ना, उसका नामकरण हुआ है। So unlike deep earthquake in subduction zone, these earthquakes occur beneath continents away from the active plate diving boundaries. ये जो continental mantle earthquakes की बात करते हैं, ये active plate diving boundaries से दूर होती हैं, subduction zone से दूर होती हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई दिस अर्थक्वेक्स बाय कंपेयरिंग एसएन वेव्स एंड एलजी वेव्स। यस, ये दोनों वेव्स को कंपेयर करके ही साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। अब बोल क्या रहा है कि साइंटिस्ट आइडेंटिफाई दिस अर्थक्वेक्स बाय कंपेयरिंग एसएन वेव व्हिच ट्रेवल थ्रू द क्रस्ट विथ एलजी वेव व्हिच ट्रेवल थ्रू द मेंटल। एक्चुअली उल्टा है, एसएन मेंटल से ट्रेवल करता है और एलजी क्रस्ट से ट्रेवल करता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि एलजी अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो क्रस्ट अल्फाबेटिकली पहले वो उससे ट्रेवल करेगा, एसएन अल्फाबेटिकली बाद आ रहा है वो किससे ट्रेवल करेगा, मेंटल से। ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सब कुछ मैंने लिख रखा है ना। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया इस वजह से। बाकी एसएन और एलजी वेव्स के डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल में भी नहीं पूछता है, समझने के लिए कि अच्छा इन चीजों को स्टडी किया गया। थर्ड, द हिमालयज एंड द तिब्बतन प्लेट्यू आर आइडेंटिफाइड एज स्पेसिफिक रीजन्स वेयर दिस डीप अर्थक्वेक्स आर क्लस्टर्ड। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। इस रिजल्ट में ये निकला कि हिमालयन एंड तिब्बतन प्लेट्यू में हमें ये स्पेसिफिक कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए गए हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे 1 एंड 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर क्या होगा हमारा बी, 1 एंड 3 ओनली। बाकी हम थोड़े अर्थ के इंटीरियर और सिस्मिक एक्टिविटी को समझें तो यूजुअली जो अर्थक्वेक का जोन है वो क्रस्ट वाला पार्ट होता है, कोल्ड ब्रिटल जोन 10 से 19 किलोमीटर का अर्थ के सरफेस से, जहां पे मेनली सिस्मिक एक्टिविटी होती है। ये टॉप वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको मेनली अर्थक्वेक वाली एक्टिविटीज दिखेंगी। मेंटल जो होता है ना वो थोड़ा वार्म होता है, एक्चुअली वार्म होगा। आप धीरे जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से कोर की तरफ बढ़ोगे ना, मतलब टॉप से जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे कोर की तरफ, आपको ना वार्मथ मिलने लगेगा, राइट। ये वाला पार्ट तो कहा जाता है कि ये मोल्टेन मैग्मा है तो काफी गर्म है। सो जो मेंटल वाला पार्ट है, क्रस्ट से जब हम नीचे आते हैं, मेंटल वाला पार्ट जो होता है, एक मिनट ये मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। ये देखो, जो मेंटल वाला पार्ट है ये ना स्टेबल होता है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे लेस अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेस सिस्मिक एक्टिविटी ऑब्जर्व की जाती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं सबडक्शन जोन में अर्थक्वेक होना। हालांकि कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक जो है वो सबडक्शन जोन से भी थोड़ा दूर और अलग होता है। सो इट मीन्स, ऐसे इसको सिंपली समझिए, ये स्टेटमेंट देखिए, द एनोमली, इस एनोमली को समझिए, दैट द कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक्स अकर बीनीथ कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम द एक्टिव सबडक्शन जोन। एक्टिव सबडक्शन जोन ना वो एक्टिव जोन है जहां पे अर्थक्वेक के ज्यादा फेनोमेनन आपको दिखेंगे, बट ये जो कॉन्टिनेंटल हम बोल रहे हैं, ये जो हम कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, ये इस जोन में ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले इस साइड को देखो, स्क्रीन के राइट साइड में आओ। ये चैलेंज कर रहा है ट्रेडिशनल व्यू को दैट द कॉन्टिनेंटल मेंटल इज टू डक्टाइल टू होस्ट अर्थक्वेक, कि भाई कॉन्टिनेंटल मेंटल में अर्थक्वेक होगा ही नहीं। जैसा मैंने तुम्हें बताया ना कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक मेनली यहाँ पर हो रहा है, नीचे होने के चांसेस कम है, लेकिन नया रिसर्च बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी अर्थक्वेक हो सकता है। दूसरा क्या, ये और चीज समझाएगा कि जब अर्थ के डीपर वाले पार्ट में, मेंटल नीचे वाला पार्ट है, जब यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, तो जो लोग क्रस्ट में रह रहे हैं ना, मतलब हम सारे ह्यूमंस और बाकी स्ट्रक्चर, इनको ज्यादा नुकसान होना है, क्योंकि जब डीपर पार्ट में इतना ज्यादा मूवमेंट होगा ना, तो अपर पार्ट में डिस्ट्रक्शन काफी तेज हो सकता है। बुझे, दीज आर द सिग्निफिकेंस। बाकी हम रिसर्च की बात करें तो ये रिसर्च अपनी एक स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने फर्स्ट ग्लोबल मैप क्रिएट किया रेयर अर्थक्वेक इवेंट का। रेयर अर्थक्वेक इवेंट मतलब ये मेंटल में अर्थक्वेक को स्टडी कर रहे हैं, है ना। ये कहाँ अर्थक्वेक को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ वडाटी बेनियोफ जोन में अर्थक्वेक को स्टडी करेंगे। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हिमालयाज में, बेरिंग स्ट्रेट वाले रीजन में और तिब्बतन प्लेट्यू रीजन में, मेंटल रीजन में भी अर्थक्वेक के फेनोमेनन देखे जा रहे हैं। डिटेक्शन मेथड के लिए इन्होंने एसएन वेव्स एंड एलजी वेव्स को यूज किया, एलजी क्रस्ट में और एसएन वेव्स कहां से ट्रेवल करेगा, मेंटल से।
सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस न्यूज। और यहाँ से आपके लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अर्थक्वेक का पूरा बेसिक पूछे चाहे ना पूछे, ऐसे मेंटल के बारे में कि मेंटल ज्यादा स्टेबल होता है या क्रस्ट में अर्थक्वेक ज्यादा होता है, एलजी वेव्स कहाँ ट्रेवल करते हैं, सो ऑन एंड सो ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं। अब रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन सब्सटेंसिव मोशन पर है, ये भी न्यूज में रहा था, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस की ट्रिब्यूटरीज या इंडस रिवर जो सिस्टम है उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा होमवर्क करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी प्री सिक्योर के सेशन में कल हम लोग फिर मिलेंगे, बट रिमेंबर ऑलवेज वॉट एवर बी द रिजल्ट, सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया था बट क्लियर नहीं हो पाया, सो वॉट एवर बी द रिजल्ट यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। और हमारे बाकी एस्पिरेंट जो इस साल एग्जाम देंगे, आप अपनी तैयारी को बिना किसी चीज से अफेक्ट हुए कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट बनाए रखें, है ना, सफलता आपकी होगी। जय हिंद।